सुस्ती हो रही है यार, मूड नहीं हो रहा पढ़ाने का आज। अच्छा जी सर, पहले चैप्टर में हमारे पास जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं 12 के 5 चैप्टर्स हैं। हम अपने 5 टॉपिक्स हैं, हम अपने सेकंड टॉपिक पे हैं जिसमें से हमने टाइप्स कर लिया था। ठीक है, हमने क्लास खत्म की थी एक चैलेंजर सवाल पे, हमने कहा था इसको वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आज की क्लास का एजेंडा क्या है, मोड्स करेंगे एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी, टॉपिक 2 खत्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह टॉपिक 3 जो है अथॉरिटीज ऑफिशियल एंड रेजोल्यूशंस, कोशिश करेंगे ये भी खत्म हो जाए, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है जी, तो सर जहाँ पे हमने अपनी कहानी रोकी थी वहीं से शुरू करते हैं। अच्छा भाई, ये सवाल किसी ने जहमत की इसको अटेम्प्ट करने की, घर जाके हमने कहा कि यार हुआ अटेम्प्ट, है ना? अच्छा सवाल था सर। इस सवाल में उसने कहा कि मुझे रिलेशन बता दो डीएल और बीपीएल का, और पार्ट 2 में बोला कि सीपीएल और एएल का। 8 नंबर का सवाल है, सही है। अगर तो मेरे पास ये डेफिनेशन आई है कभी, तो 2-3 नंबर से ऊपर की नहीं आई, लेकिन उस डेफिनेशन की एक लाइन को पकड़ के उसने 8 नंबर का सिनेरियो दिया है, सही है। और इसने कहा कि भाई एसोसिएटेड कंपनी का रिलेशन इग्नोर कर दो। हमने पढ़ा भी नहीं है, एग्जामिनर मांग भी नहीं रहा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को साफ साफ बोल दिया था रिलेशन कौन सा है, होल्डिंग और सब्सिडरी का है, लेकिन वो निकाल के दिखाओ, सही है। तो सर डीएल और बीपीएल के रिलेशन के ऊपर आ जाए, डीएल और बीपीएल के रिलेशन के ऊपर आ जाए। ये कहता है बीपीएल है ना जो, shall be deemed to be subsidiary of DL, सही है, because DL control itself together with its subsidiaries more than one half of the voting securities। क्या एक लाइन थी ये डेफिनेशन की जो हमने पढ़ी थी, सही है। तो itself कितनी करता है सर? ये itself 19% करता है। यहां तक उस दिन हम लोगों ने कर लिया था कि 19% कैसे निकलेगा भाई? हाँ भाई, 19% कैसे निकलेगा? बीपीएल के टोटल शेयर्स कितने हैं? 20,000 है। डीएल के पास कितने? 3800, सही है। तो ये मेरे पास कितने हो गए? 19% हो गए। अब कहते हैं बाकी खुद से इतने हैं थ्रू इट सब्सिडरीज। तो एक सब्सिडरी ये कह रहा है कि ईएल है। क्या ईएल इसकी सब्सिडरी है? देख लें, क्या ईएल इसकी सब्सिडरी है? बिल्कुल सर, ईएल इसकी सब्सिडरी है। ईएल के शेयर्स हैं आपके पास 50,000, उसमें से 30,000 डीएल के पास है, सही है। तो ईएल इसकी सब्सिडरी हो गई, लेकिन ईएल और डीएल के रिलेशन की बात नहीं कर रहे हम, डीएल और बीपीएल की बात कर रहे हैं। तो अब जब ईएल इसकी सब्सिडरी हो गई, तो जो ईएल का कंट्रोल होगा बीपीएल में, क्या वो डीएल का भी होगा? इनडायरेक्टली, ठीक है। तो सर ईएल बीपीएल के अंदर होल्ड करता है कितना? 4,000, सही है भाई। ईएल इसकी 60% की सब्सिडरी है, लेकिन ईएल इसके अंदर 4,000 20,000 में से करती है, तो ये 20%, सही है। 19% अपना, 20% थ्रू ईएल। अब कहता है कि भाई एक और सब्सिडरी है एएल, पहले देख लेते हैं क्या वाकई में एक और सब्सिडरी एएल है इसकी। एएल के शेयर्स हैं 10,000, उसमें से 3500 डीएल ने किए हैं डायरेक्टली। अब देखो मजे की बात, एएल सब्सिडरी बन कैसे रही है उसकी? एएल, सही है, 3500 डीएल के अपने, ये डिसाइड कर लिया था कि हमने ईएल इसकी सब्सिडरी है, तो जो ईएल की कंट्रोल होगा वो डीएल का भी होगा। तो ईएल का कितना कंट्रोल है इसमें? 35, सही है। तो ये 35 प्लस 35 कितने? 7,000 हो गए 10,000 में से। तो देख रहे हो एएल को सब्सिडरी बनाया कैसे उसने, सही है। एएल को सब्सिडरी बनाया कैसे टेक्निकली, सही है। तो मेरे पास एएल की वर्किंग यहाँ इसने दी हुई है, सही है। ये कह रहा है 3500 अपने और 3500 ईएल के, तो ये होगी 51% की, सॉरी 70% की सब्सिडरी। अब एएल कह रहा है कि 51% होल्ड करती है इसके अंदर, देखें वाकई में करती है। बीपीएल के अंदर 20,000 में से 10,200 एएल के शेयर्स हैं, देख रहे हो। तो मेरे पास अगर मैं इसको सम करूं, 19 20 कितना हो गया? 39, ठीक है, और 51 ये, तो टोटल 90% कंट्रोल है मेरे पास बीपीएल का। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही? दोबारा बता दूं, एक लाइन हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी
कि सामने वाली कंपनी मेरी सब्सिडरी हो जाएगी अगर उसके मोर देन 50% शेयर्स मेरे पास हैं। अब मेरे पास डायरेक्टली है या मेरी सब्सिडरीज के थ्रू है, सही है। एक कंपनी में जितना कंट्रोल मेरी सब्सिडरी का है ना, एक कंपनी मेरी सब्सिडरी बन गई, अब मेरी सब्सिडरी का जो कंट्रोल आगे वाली कंपनी में ना वो इनडायरेक्टली मेरा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चेंज चल रही है, सही है। बीपीएल के अंदर डीएल ने 19 किया हुआ है, समझ आ गया, क्लियर है। बिल्कुल कैलकुलेशन दिखानी थी। ये सबक है कि इस अटेम्प्ट में बच्चे कैलकुलेटर नहीं लेके गए थे कंपनी लॉ के पेपर में, ठीक है। जब भी तुम यहाँ दोबारा जो है पढ़ रहे हो बैठ के, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि यार पेपर मुश्किल इतना नहीं आता, सही है। 50 नंबर आराम से पड़े हुए हैं, जितना भी वो ट्रेंड चेंज कर ले पेपर का 50 नंबर पड़े हुए होते हैं, सही। हमें बस उसका तरीका आना चाहिए, वो तब आएगा जब सारे सवाल गो थ्रू करते जाओगे, खुद ब खुद हाथ सेट हो जाएगा। अब ऐसा ही सवाल अगर दोबारा तुम देखो क्या नहीं कर सकोगे, कर लोगे ना, सही। जाहिर सी बात है पहली बारी में देखोगे तो मसला होगा। तो मैं नहीं चाहता कि पहली बारी में तुम्हें नई चीजें डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिले, सही है। तो दूसरा सीपीएल और एएल, ठीक है। दूसरा रिलेशन कह रहा है सर ये भी क्या है हमारे पास होल्डिंग और सब्सिडरी का है, लेकिन निकालना है चैलेंज, ठीक है भाई। ये कह रहा है कि भाई AL shall be deemed to be a subsidiary of CPL, ठीक है। AL जो है वो सब्सिडरी है CPL की। अब उसके अंदर CPL का डायरेक्ट कंट्रोल कितना है, 30%। टोटल 10,000 शेयर्स में से 3,000 CPL ने रखे हुए हैं, तो 30% डायरेक्ट है, ठीक है। अब थ्रू सब्सिडरीज, अब ये कह रहे हैं DL इसकी सब्सिडरी है 72% की, क्या वाकई में है, देख लें। मेरे ख्याल से 4 लाख में से 288 कुछ इस तरह के शेयर होंगे ना, ये रहे 4 लाख में से 288, ठीक है। तो ये 72% की मेरे पास DL सब्सिडरी हो गई। अब DL ने 3500 शेयर्स रखे हुए हैं 10,000 में से, ऐसा ही है। तो जितने DL के शेयर्स हैं टेक्निकली वो CPL के भी हैं, सही है। जो DL का है वो CPL का भी है, सही है। जो मेरी सब्सिडरी का है वो मेरा भी है। तो 35% ये मेरे पास आ गया यहाँ से इनडायरेक्ट, सही है। मैं यहीं पे ही उसकी सब्सिडरी बन गया हूँ। लेकिन एक बात और, अब एक चेन चल रही है। हमने ऊपर वाले पार्ट में ये इंश्योर किया कि जो EL है वो DL की सब्सिडरी है और DL CPL की है। तो क्या इनडायरेक्टली EL CPL की भी सब्सिडरी हुई? चेन चेन वही है ना, सही है। अगर EL DL की सब्सिडरी है और इस पार्ट के अंदर हम ये डिटरमिन कर रहे हैं कि DL सब्सिडरी बन गई है CPL की, तो जो EL है वो CPL की भी सब्सिडरी बन जाएगी। तो जो EL का कंट्रोल है किसके अंदर, आपका AL के अंदर, वो मेरा CPL का भी समझा जाएगा। समझ आ रही है कहानी, देख रहे हो। अब EL कितना कर रही है भाई, 3500 कर रही है 10,000 में से, तो 35%, तो 100% कंट्रोल बन रहा है CPL का AL के अंदर। इसकी अगर मैं चेन बनाऊं, ठीक है, तो आपकी बन रही है CPL, ठीक है, CPL बन रही है AL। लेकिन ये जो बन रही है ना इसके साथ एक और कहानी है, ये DL है और ये EL भी है, इस तरह बन रही है। इस तरह मेरे पास AL का 100% कंट्रोल आ रहा है, समझ रहे हो। मेरे पास खुद से आ रहा है 30%, DL की वजह से आ रहा है 35% और EL की वजह से आ रहा है 35%। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो पेपर में मतलब ध्यान से करना है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ उसने थोड़ा सा घुमाया है, सही है। कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, बस ये वो बात है कि ये सवाल बच्चों ने उठाया किस टाइम पे, जिसने पेपर के शुरू में उठाया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 था, बहुत सारे बच्चों ने आखिर में उठाया होगा, सही। जब आखिर के प्रेशर सिचुएशन में सवाल उठाओगे तो ऑब्वियसली दिमाग वैसे ही वो होता है, चल नहीं रहा होता। अगर यही सवाल बच्चे ने शुरू में उठाया होता ना, सही है। अच्छा भाई, इसने ना फिर एक और रिलेशन ये बता दिया होल्डिंग सब्सिडरी के अलावा, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। रिलेटेड पार्टी रिलेशंस, रिलेटेड पार्टी क्या होता है अभी आगे चल के पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ।
कि भाई मेरे ग्रुप की जो भी कंपनीज है ना, जैसे ये ग्रुप बन रहा है ना पूरा, ठीक है, ये आपस में सब रिलेटेड पार्टीज हैं, तो मुझे ये मेंशन कर देना कि भाई ये सारी रिलेटेड पार्टीज भी हैं आपस में। ये अभी आगे चल के हम जब इसकी डिटेल में डेफिनेशन पढ़ेंगे, सही, ये सवाल वहां भी रेलेवेंट हो जाएगा। अच्छा, बी पार्ट कहता था इसका कि मुझे वो कंपनीज बता दो जिनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। कंसोल कौन करता है? पेरेंट कंपनी करती है। तो जो जो पेरेंट कंपनी थी उसको कंसोल करना था, सही है। ईएल की पेरेंट थी डीएल, तो डीएल कंसोल करेगी, सही है। डीएल की पेरेंट कौन थी? सीपीएल, तो सीपीएल भी कंसोल करेगी। इसी तरह अगर कोई और हमारी इसमें, हाँ एएल थी बीपीएल की, तो एएल भी कंसोल करेगी। तो जो जो पेरेंट कंपनीज थी वो हमें बता देनी थी कि ये कंपनीज हैं जो हमारे पास कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगी। तो काम सिर्फ एक ही पार्ट में था, उसके मार्क्स बी पार्ट में भी फ्री के हैं, सही है जी। तो टोटल ये 10 नंबर का सवाल था, जो सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन, पूरी भी नहीं, उसकी एक लाइन में से बनाया गया था, सही है जी। आए भाई इसके एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ते हैं, भरपूर गालियां दी हैं इसने। Examinees were unable to establish that apart from associated companies, जो उसने पहले ही मना कर दिया कि associated companies मुझे नहीं चाहिए relation, that was specifically required to be ignored. सही है, the relationship of holding and subsidiary and related parties could be established between DL and BPL as well as between CPL and AL. सही है, तो ये नहीं establish कर पाए पेपर में बच्चे। कह रहा है भाई जो मैंने पूछा बच्चे ब्लैंक थे, सही है। Examinees were unable to establish that DL is the holding company of BPL by virtue of its direct investment as well as through its subsidiaries. ये चेन वाली कहानी बच्चे नहीं समझ पाए थे, जैसे अभी तुम कंफ्यूज हो गए थे, सही है। Examinees were unable to establish that CPL is the holding company of AL by virtue of its direct, वही वाली पार्ट बी वाली कहानी, वही चेन समझ में नहीं आ रही थी बच्चों को। फिर कहता है examinees were unable to establish that EL being a subsidiary of DL, ये आखिरी वाली कहानी, कि अगर वो DL की सब्सिडरी है और CPL DL की होल्डिंग कंपनी है तो EL CPL की भी सब्सिडरी हो जाएगी। ये वाली कहानी बच्चों को नहीं पिक हुई पेपर में, सही है। अच्छा, पार्ट भी आसान सा था, उसमें अगर इन, देखो जब ये पार्ट अच्छा नहीं हुआ ना टेक्निकली, उसका ये वाला भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहीं से नाम निकल के इधर आ रहे हैं कि कौन कौन सी कंपनी जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगी, सही है। तो ये कह रहा है कि could not identify that AL, CPL, DL being the holding companies as established in the part A shall prepare the consolidated financial statements. हाँ भाई, तो ऐसे सवालों के लिए प्रिपेयर रहो। यही अगर मैं यही बोलूं, इसके अंदर एक लाइन ऐड कर देता कि फला एल कंपनी जो है वो गवर्नमेंट के एक इदारे ने ओन की हुई है 55%, तो एक और रिलेशन बन जाता, पब्लिक सेक्टर कंपनी का रिलेशन बन जाता, सही। तो टेक्निकली कहने का मकसद ये है, सिनेरियो में वो कोई भी पॉसिबल डेफिनेशन डाल सकता है, सही है, और वो बोलेगा कि बता दो टाइप। इस तरह का सवाल भी आ सकता है कि अगर वो बोल दे कि भाई फला कंपनी है, इसके अंदर उसने इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, इसके अंदर दूसरी कंपनी ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, ये सरकार ने इतने % ली हुई है, ठीक है। तो टेक्निकली वो बोलेगा कि भाई टाइप्स ऑफ कंपनीज आइडेंटिफाई करो और उनको डिफाइन कर लो, सही है, ऐसे भी आ सकता है। तो अब उसका रुझान ना थोड़ा रट्टा वाले से हटके कॉन्सेप्ट बेस पे जा रहा है, कि वो कह रहे हैं कि भाई कॉन्सेप्चुअली साउंड हो, फ्री के मार्क्स ले जाओ, ठीक है। फ्री के नहीं थे, अच्छा सवाल था, सही है। इसका पेपर में 17% बच्चों ने पासिंग मार्क्स लिए इसमें, इस सवाल के अंदर। अच्छा भाई आगे बढ़े, एक और सवाल है हमारे पास, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है भाई, आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। हाँ, नोबिता लिमिटेड, नोबिता लिमिटेड हैव शेयर कैपिटल ऑफ 10 मिलियन, सही है। 10 मिलियन का नोबिता का शेयर कैपिटल है, ₹10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर है। डोरेमोन लिमिटेड होल्ड्स 7 lakh shares in Nobita Limited. Furthermore, Nobita Limited holds 2 lakh shares out of 1 million shares in Shizuka Limited. ठीक है भाई। फिर कहता है Nobita Limited has also entered into an agreement with the other shareholders of Shizuka Limited to appoint 6 out of 10 directors on the board of directors of Shizuka Limited.
हाँ बिल्कुल, दूसरी वाले हमारा पार्ट ए डेफिनेशन का सही है। फर्दरमोर शिजुका लिमिटेड होल्ड्स 100% शेयर्स ऑफ जियान लिमिटेड। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ द अबव डेफिनेट कंपनीज विद ईच अदर। सही है। अब ये वो सवाल था जो मैंने क्लास में करवाया था पिछली अटेम्प्ट में इनको, सही है, और आया ये था जो भी हमने करवाया था। तो थोड़ी सी रिजेम्बलेंस थी, लेकिन इसने बहुत घुमाया था पेपर में, सही है। अगर इसी के अंदर मैं इनडायरेक्ट रिलेशंस और क्रिएट करता तो तुम लोगों को शायद इस सवाल में इतना ज्यादा मसला नहीं होता, ठीक है, लेकिन आसपास था ये। तो भाई ये सवाल है आप लोगों का होमवर्क, सही है। कल इसको हम डिस्कस करेंगे, आसान सा ही है, मुश्किल नहीं है, ये तुम कर सकते हो, सही है। बस ये है कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं भूलना। जब ये सवाल मैंने पिछली दफा क्लास में कराया था तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप सबने इग्नोर किया था, ठीक है। आंसर देख लें इसका, देख लो। रिलेशनशिप ऑफ डोरेमोन लिमिटेड एंड नोबिता लिमिटेड। बता रहा हूं ना कि मेरे पास इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी है, इस चीज को इग्नोर नहीं करता करना सवाल करते हो, सही है भाई। आगे बढ़ जाए। ऑनलाइन वालों साथ हो, अस्सलाम वालेकुम लिख के बस वहीं साइड पे फोन रख दिया, लेट गए क्या? भाई नेट चल रहा है। चलें जी, शुक्र। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। सर हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। भाई कंपनी कौन कौन से मोड में फॉर्म हो सकती है? हमने टाइप्स बाय स्टेटस पढ़ी ना, वही मेरे पास मोड्स भी होते हैं, सही है। तो इतनी कोई अलग चीज नहीं है। एक पब्लिक कंपनी बना सकता हूँ मैं चाहूँ तो, प्राइवेट कंपनी बना सकता हूँ, और मैं एक सिंगल मेंबर कंपनी बना सकता हूँ। अब पब्लिक कंपनी हमने पढ़ा था क्या होती है, एनी थ्री। अब इसके अंदर वो बात कर रहा है एनी थ्री or more persons associated for any lawful purpose may, by subscribing their names to the memorandum of association and complying with the requirements of the act in respect of the registration, form a public company। सही है। तो ये कहने का मकसद ये है कि कम से कम 3 मेंबर होना चाहिए इसके अंदर, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम की लिमिट किस पे थी? प्राइवेट पे थी 50 की, सही है। तो ये कह रहा है पब्लिक कंपनी कम से कम 3 लोग मिलके कोई लॉफुल पर्पस मतलब लीगल बिजनेस के लिए अगर कंपनीज एक्ट के थ्रू, सही है, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो पब्लिक कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। एक और इसने चीज लिखी, बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेकेंड चैप्टर के अंदर हमारा मेमोरेंडम का एक टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई एक सब्सक्रिप्शन क्लॉज होती है मेमोरेंडम में, जिसमें कुछ इनिशियल मेंबर होते हैं ना शुरू के, वो क्या करते हैं अपना नाम लिख देते हैं, वो बोलते हैं हम इतने इतने शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये वाला काम करके ना एक कंपनी फॉर्म कर सकते हैं वो, फिर वो मेमोरेंडम जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो कंपनी बन जाती है, सही है भाई। फिर हमारे पास आता है प्राइवेट कंपनी, एनी टू और मोर पर्सन में फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। तो मिनिमम अगर 2 है तो मैक्सिमम कितने हैं? 50 है, बिल्कुल इसके अंदर मेरे पास लिमिट है। अब फिर मेरे पास आता है सिंगल मेंबर, ऑब्वियसली एक ही बंदा होगा, सही है। एनी सिंगल मेंबर में फ्रॉम अ सिंगल मेंबर कंपनी, लेकिन कहता है द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम shall nominate a person who in the event of that of the sole member shall be responsible। कह रहा है जो सिंगल मेंबर कंपनी का सब्सक्राइबर होगा ना, जिसने साइन किया होगा मेमोरेंडम पे, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको एट द टाइम ऑफ साइनिंग एक काम करना है, उसको एक बंदा नॉमिनेट करना है जो क्या करेगा, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ सोल मेंबर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू, कुछ काम करने के रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे कि मिस्टर ए, सही है, अभी किसी का नाम लेके एग्जांपल दे रहा था लेकिन उसका इंतकाल करवाना है तो मैंने कहा चलो मिस्टर ए कर लेते हैं, सही है। एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने एक कंपनी खोली सोल मतलब जो है सिंगल मेंबर कंपनी एसएमसी खोली। मिस्टर ए का हो गया इंतकाल, लेकिन अब मिस्टर ए ने जिसको नॉमिनेट किया होगा ना, उसकी कुछ जिम्मेदारियां होंगी उसके इंतकाल के बाद। कौन सी जिम्मेदारियां होंगी? ट्रांसफर द शेयर्स टू द लीगल एड्स, ठीक है। अब क्या करेगा, उसके जो वारिस हैं लीगल, ठीक है, उनको उसके शेयर्स ट्रांसफर करवाएगा वो बंदा जो नॉमिनी था, of the deceased subject to the succession to determine under the Islamic law of inheritance and in case of a non-Muslim
एज पर देयर रिस्पेक्टिव लॉ। कि भाई अब मिस्टर ए का जब इंतकाल हो गया, उसका जो नॉमिनी था मिस्टर बी, मिस्टर बी पहला काम क्या करेगा, पहला काम करेगा जो शेयर्स होंगे ना उसके वारिस को ट्रांसफर करवाएगा। सही है। अब क्या वो नॉमिनी खुद वारिस भी हो सकता है? वो भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जिम्मेदार होगा जिसका नाम उसने एट द टाइम ऑफ साइनिंग जिसको नॉमिनी बनाया होगा, उस नॉमिनी का काम होगा ये कि वो क्या करेगा, शेयर ट्रांसफर करवाएगा उसके वारिस को। सही है भाई। एज पर द इस्लामिक लॉ, नॉमिनी मर जाए तो वो दूसरा डाल देगा, वो जिंदा तो है ना अभी, अमेंडमेंट हो सकती है। सही है। और हाँ, दोनों मर जाए। अब फिर जो मिस्टर बी का वो होगा ना बंदा, उसकी भी तो कोई लीगल पीछे होंगे ना कुछ, फिर वो करवाएंगे काम। ठीक है। कंपनी कहीं नहीं जाती। सही है। अब ऐसा भी हो सकता है। सही है भाई। जिस बंदे को नॉमिनेट करेगा उस बंदे का काम क्या होगा, उस बंदे का काम ये होगा कि उसके वो शेयर ट्रांसफर करवाए उसके वारिसों तक। ठीक है। एज पर द इस्लामिक लॉ, अगर नॉन मुस्लिम है तो जो उनका अपना रिस्पेक्टिव लॉ है उस हिसाब से। फिर मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज अ ट्रस्टी टिल सच टाइम द टाइटल ऑफ शेयर्स आर ट्रांसफर्ड। भाई शेयर ट्रांसफर में भी तो टाइम लगेगा ना, पब्लिक कंपनी तो है नहीं कि हाथ के हाथ एक दिन में हो जाएंगे। सही है। तो एक प्रोसीजर है, जब तक वो प्रोसीजर हो रहा है, सही है, कोर्ट कचहरी हो रही है, तब तक समझो कि वो ट्रस्टी है उन शेयर्स का। सही है। और उसके नाते वो क्या करेगा, कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करेगा जब तक के सक्सेसफुली जिसको शेयर्स जा रहे हैं वो आके अपनी सीट ना संभाल ले। सही है। बात समझ आ रही है। ये दो काम करेगा वो बंदा जिसको सिंगल मेंबर कंपनी का मालिक नॉमिनी बनाएगा। ठीक है। ये दो काम करेगा भाई। सिंगल मेंबर कंपनी है, डिविडेंड क्या जो है मेरा ही है। ठीक है। हम्म। यार सवाब नहीं मिलेगा। एक जो लीगल, देखो ये नॉमिनी एक लीगल फर्म भी हो सकती है, फीस चार्ज करेगी। ठीक है भाई। यहां तक किसी का कोई सवाल ऑनलाइन वालों? अच्छा भाई, अब ये जो तीन मोड्स हमने पढ़े ना, ये तीन मोड्स हमने पढ़े, अब ये तीन किस्म की सूरतों में दस्तयाब है हमारे पास। ये कहता है, अच्छा एक 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 उससे पहले एक कॉन्सेप्ट रह गया, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच ट्रांसफर इज मेड टू मोर देन वन लीगल हेयर। सही है। मेरे वारिस दो हैं, मिस्टर ए के दो बच्चे थे, एक्स और वाई। अब जब वो शेयर्स एक्स और वाई में बटेंगे तो क्या है, सिंगल मेंबर कंपनी रही, सिंगल मेंबर कंपनी रही, क्योंकि दो शेयर होल्डर हो जाएंगे। सही है। तो कहेगा द कंपनी शैल सीज टू बी अ सिंगल मेंबर कंपनी। अब वो सिंगल मेंबर कंपनी नहीं रही, एंड कंप्लाई विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द कन्वर्जन टू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है। अब वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगी। तो कह रहा है कि अगर आपके वारिस एक से ज्यादा हैं तो वो जो नॉमिनी है वो एक से ज्यादा लोगों में शेयर ट्रांसफर करवा रहा है। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो अब आपकी सिंगल मेंबर कंपनी नहीं रही, एक से ज्यादा मेंबर हो गए हैं। तो अब क्या करो, आप एक प्रोसीजर करो, कंपनी का स्टेटस कन्वर्ट कराओ, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गए हो क्योंकि दो मेंबर हो गए। ज्वाइंटली होगा तो एक ही होगा, हो सकता है एक ही माना जाता है वो। ठीक है। नहीं। अच्छा मैं क्या क्लियर नहीं हुआ है, मैं ये बोल रहा हूं कि एक सिंगल मेंबर कंपनी होती है, उसका जो एक ही मालिक होता है। अब वो जो मालिक होता है ना, वो शुरुआत में एक बंदे को नॉमिनेट कर देता है। सही है। क्यों नॉमिनेट कर देता है कि कल कला को अगर उसका इंतकाल हो जाए तो उसकी कंपनी के शेयर्स उसके वारिसों तक ट्रांसफर करवा दे। ठीक है। तो एक काम ये होता है कि वारिसों तक ट्रांसफर करवा दे एज पर द इस्लामिक लॉ, या किसी और रिलीजन का है तो उसके हिसाब से। अच्छा भाई सही है। अच्छा हाँ, कॉमा लगाया बोल लिए, नहीं भाई मैं कह रही हूँ कि क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। उन्होंने क्लियर कॉमा, सॉरी नो कॉमा क्लियर लिखा है, मैं खाली रिपीट कर रहा हूँ यार। चलें जी। चले भाई, हमने कहा कि ये तीन जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है ये तीन सूरतों में दस्तयाब है हमारे पास। कहता है अ कंपनी फॉर्म्ड एज अबव मे बी
अ कंपनी विद और विदाउट लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, दैट इज टू से लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। सही है। जो ऊपर वाली 3 कंपनियां हैं वो मेजर कैटेगरी में लायबिलिटी वाइज इनके अंदर फॉल करेंगी। सही है भाई, ये हमने उस दिन डिस्कस कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, मेंबर की डेफिनेशन पे आते हैं भाई। सही है भाई, मेंबर की डेफिनेशन पे आते हैं। हमने कहा था कंपनी का शेयर होल्डर बनना है, शेयर खरीद लो बन जाओगे। सही है। मेंबर बनना है तो अगर शेयर नहीं भी है तो भी बन सकते हो। वो कैसे बन सकते हैं, हाँ ये डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। कहता है द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर डीम्ड टू हैव अग्रीड टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी एंड बिकम मेंबर्स ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। भाई एक मेमोरेंडम होता है मेरे पास, सही है, उसके सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं, जो उसके ऊपर साइन कर रहे होते हैं, वो लोग जो शुरू में कंपनी बनाने का ख्वाब देखते हैं इकट्ठे होकर। सही है, तब वो सब्सक्राइबर होते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई होती, ये प्री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो साइन करते हैं कंपनी पे, बोलते हैं हम इतने इतने शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपना एड्रेस वगैरह लिखते हैं। तो कहता है जब ये वाला काम हो रहा होता है ना, तो क्या होते हैं, डीम टू हैव अग्रीड टू बिकम मेंबर। तो लॉ कह रहा है कि हम ये तसव्वुर कर रहे हैं कि वो राजी हो गए हैं कंपनी के मेंबर बनने के लिए, ठीक है, लेकिन अभी तक रजिस्टर नहीं हुए। तो कह रहा है एंड बिकम मेंबर्स ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। जैसे ही वो मेमोरेंडम रजिस्ट्रार के पास लेके गए कि भाई रजिस्टर कर लो हमारी कंपनी, वो रजिस्ट्रेशन हो गई तो वो मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो पहले मेरे पास जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है, क्या वो मेंबर्स हैं? ठीक है, अभी कंपनी ने शेयर्स इशू नहीं किए, अभी कंपनी ने शेयर्स इशू नहीं किए, क्योंकि अभी अभी तो मेरी कंपनी रजिस्टर हो रही है, अभी मैं पब्लिक के पास जाऊंगा, अभी गया नहीं हूँ, तो शेयर होल्डर्स आए नहीं है। लेकिन उनसे पहले जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है, क्या वो मेरे मेंबर्स हैं? बिल्कुल हैं सर। लॉ कहता है कि जब उन्होंने साइन कर लिया उसी वक्त हमने उनको कंपनी का मेंबर मान लिया, अगर कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो। ठीक है भाई, ऐसा ही है। तो जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है, वो लोग जो कंपनी बना रहे हैं, ठीक है, मैं सुफियान के साथ मिलके कंपनी खोल रहा हूँ, ठीक है, हम दोनों ने मेमोरेंडम साइन किया तो हम दोनों मेंबर बन गए। अभी हम लोग पब्लिक जो है पब्लिक के पास गए नहीं है पैसा मांगने, शेयर होल्डर्स हैं नहीं। तो अब समझो कि हम चले गए शेयर होल्डर्स के पास, एंड एवरी अदर पर्सन, पहले तो ये हैं जो सब्सक्राइबर हैं वो हो गए साइड पे, अदर पर्सन में कौन कौन हो जाएगा, टू whom is allotted or who becomes the holder of any class or kind of shares। ठीक है, कोई भी शेयर्स हो, सही है, प्रेफरेंस शेयर, कोई भी शेयर हो सकते हैं, ऑर्डिनरी शेयर या कोई क्लास ए क्लास बी के शेयर्स, शेयर कैपिटल के अंदर ये पूरी कैटेगरीज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो कह रहा है कि इसमें से कोई भी शेयर्स हैं तो वो बंदा क्या हो गया, मेंबर बन गया। पहली चीज थी ये, दूसरी चीज, पहली चीज जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है वो मेरे मेंबर्स हो गए, उनके अलावा फिर जिनके पास मेरी कंपनी के शेयर्स हैं, किसी भी टाइप के, किसी भी क्लास के, किसी भी काइंड के, वो मेरे क्या हो गए, मेंबर्स हो गए। सही है, तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो मेंबर्स भी हैं। फिर मेरे पास कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, शेयर्स है ही नहीं। इन रिलेशन टू अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, एनी पर्सन who has agreed to become a member of the company। कैसे बनेंगे भाई, जब वो गारंटी करते हैं कि भाई हम इतनी इतनी अमाउंट आपको दे देंगे, तो उनको क्या मान लिया जाता है, कंपनी का मेंबर मान लिया जाता है। सही है, पहली चीज जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है मेरे मेंबर्स हैं, अगर उनके पास मेरी कंपनी के शेयर्स हैं किसी भी टाइप के, किसी भी काइंड के, तो मेरे पास क्या है, मेरे मेंबर्स हैं। अच्छा, मेरी कंपनी का शेयर कैपिटल है ही नहीं, मैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट हूँ, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हूँ मैं। सही है, तो उसमें क्या है कि भाई जिन्होंने अग्री किया है मेंबर बन रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, मेंबर हो जाएंगे। और जिनका नाम मेरे मेंबर्स के रजिस्टर में आ रहा है, एंड हुज नेम्स आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है भाई, जिनके नाम मेरे मेंबर के रजिस्टर में आ रहा है मेरे मेंबर्स हो गए। कंपनी का जैसे एक शेयर होल्डर का रजिस्टर होता है, जिसका नाम उसमें आ रहा होता है वो शेयर होल्डर है, ठीक है, और जिसका नाम मेरे मेंबर्स के रजिस्टर में आ रहा है वो मेरा मेंबर है। रजिस्टर में नाम कैसे आएगा,
या तो सब्सक्राइबर हो गए, या तो शेयर होल्डर हो गए, या तो अग्री किया होगा मेंबर बनने के लिए। सही है भाई। तो ये मेरे पास मेंबर्स की डेफिनेशन है, 2 नंबर की आ सकती है पेपर में, अगर उसको नहीं समझ आ रहा होगा कि 2 नंबर का क्या पूछूं। सही है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सही है भाई, क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई सवाल, मसला, पंचायत? क्लियर है हम लोग? ऑनलाइन वाली लाशों क्लियर है हम? ये रोजे में मुझे लग रहा है बस यूं लेट के देख रहे हैं बस। चलें जी। कैरिंग ऑन बिजनेस विथ फ्यूअर देन मिनिमम नंबर्स। अब हर कंपनी के मिनिमम नंबर हमने देख लिए। पब्लिक कंपनी के कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्राइवेट कंपनी के मिनिमम नंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं। सिंगल का 1 ही होता है। व्हाट इफ कि वो मिनिमम नंबर वाली लिमिट ब्रीच कर दें, अब वो मिनिमम नंबर पूरे नहीं रहे, तो क्या होगा? सही भाई, प्राइवेट कंपनी के हो गए मेरे पास 2, पब्लिक कंपनी के हो गए मेरे पास 3, सिंगल मेंबर कंपनी ऑब्वियसली 1 हो गए। अब कह रहा है कि व्हाट इफ कि ये मेंबर मेंबर कम हो जाएं जितने लॉ ने बताए। मिनिमम जहां बोल दिया ना उसने, मिनिमम मतलब बोले कम से कम इतने होंगे। जहां ये वाली लिमिट तुमने तोड़ी, मतलब लॉ की नॉन कंप्लायंस कर रहे हो। ठीक है, लॉ की नॉन कंप्लायंस कर रहे हो। अगर इससे ज्यादा हो जाए, मसला नहीं है। लॉ ने मिनिमम की कंडीशन लगाई है, मैक्सिमम की कहाँ लगाई है? इधर लगाई है। सही है। यहाँ पे अगर 50 क्रॉस हो जाएंगे तो नॉन कंप्लायंस मानी जाएगी। सही है। तो कहता है अगर मिनिमम नंबर, लेकिन यहाँ पे ये जो बता रहा है पनिशमेंट मिनिमम नंबर की बता रहा है। कह रहा है इफ एट एनी टाइम द कंपनी कैरीज ऑन द बिजनेस फॉर मोर देन 180 डेज, 180 दिन हो गए, while the number of member is reduced below the minimum। कह रहा है कि मिनिमम नंबर से कम हुए हुए, मिनिमम नंबर से कम हुए हुए कि तुम्हें 3 चाहिए थे, पब्लिक कंपनियों कम से कम 3 मेंबर चाहिए थे, और तुम्हारे 2 हैं, और उन 2 मेंबर्स को 180 दिन हो गए हैं बिजनेस चलाते हुए। सही है। एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दैट टाइम, that is so carries on a business after those 180 days। सही है। and is cognizant of the fact that it is carrying on a business with fewer than 2 members or 3 members as the case may be। सही है। कहना चाह रहा है कि अगर तुम पब्लिक कंपनी हो और तुम्हारे मिनिमम 3 होने चाहिए, ठीक है, अगर तुम प्राइवेट हो तो मिनिमम 2 होने चाहिए। कह रहा है कि इनसे 2 हो गए हो या 1 हो गए हो, सही है, या फिर इसमें से 1 हो गए हो, और 180 दिन हो गए हैं कम हुए हुए, 180 दिन हो चुके हैं, 180 दिन तक रियायत है कि 180 दिन है तुम्हारे पास, चलो कोई मेंबर जोड़ना शुरू कर दो, ठीक है, पूरी कर लो रिक्वायरमेंट, 180 दिन तक कोई गुनाह नहीं है। लेकिन कह रहा है 180 दिन तक हो गए तो जो बकाया मेंबर्स थे ना, जो कम है क्वांटिटी में, 3 थे, 1 चला गया तो 2 बचे हैं, या 1 बचा है 2 चले गए थे। सही है। तो जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं वो क्या होंगे? रिमेनिंग मेंबर्स हैं वो क्या होगा? shall be severally liable for payment of whole debts of the company contracted during that time and may be sued therefore without joinder in the suit of any other member। नहीं, अभी देखो, अभी अनलिमिटेड हो जाएगी। कौन सी वाली लाइबिलिटी? पूरी नहीं कह रहा, पूरी नहीं कह रहा, कह रहा है कि तुम रिमेनिंग मेंबर जो थे ना, 180 दिन क्रॉस हो गए, उस 180 दिन के बाद अगर कोई लाइबिलिटी आई है उसके लिए फुल्ली लायबल हो गए। सही है। पूरी लाइबिलिटी की बात नहीं करा। 180 दिन तक रियायत है, 180 दिन के बाद भी डीड बने हुए हो, पूरे मेंबर्स नहीं किए हैं, और कोई नुकसान हुआ, कोई लाइबिलिटी इनकर हुई है, तो जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं उसके लिए वो फुल्ली लायबल होंगे। सही है। आगे वो कहता है सेवरली लायबल होंगे। सही है। अलग अलग भी किसी को मैं सू कर सकता हूँ। ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, मैं दोनों को साथ में बुला सकता हूँ। सही है। केस में या मैं ए को बुला सकता हूँ, बी को भी बुला सकता हूँ, वो मेरे ऊपर है। ठीक है, बात समझ आ रही है कि मैं दोनों को साथ में भी बुला सकता हूँ और वो अलग अलग भी लायबल है मेरी नजर में। तो कंपनी खत्म नहीं होगी। देखो, ये सिर्फ उस लायबिलिटी की बात कर रहा है, उस लायबिलिटी की बात कर रहा है कि जो मेरी इनकर हो रही है 180 दिन के बाद। ठीक है,
तो कोर्ट बुलाएगा, कोर्ट उनको ये पनिश करेगा। ये भी वो वाला केस है कि कोई लायबिलिटी में जो इनकर हुए हो और क्या कहते हैं डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं डिफॉल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही पता चला, सही है, एससीसीपी को कि इनके मेंबर्स पूरे नहीं है, ठीक है, तो वो आपको ऊपर पेनल्टी लगा देंगे क्योंकि लॉ की नॉन कंप्लायंस हो जाएगी। नहीं, 180 दिन क्योंकि लॉ ने अलाउ किया हुआ है ना, लॉ ने अलाउ किया, वो नॉन कंप्लायंस नहीं है। जहां पे नॉन कंप्लायंस हो रही है ना 180 दिन के बाद, वो कह रहा है उस दौरान कोई डेट इनकर हुआ, उसके लिए तुम फुल्ली लायबल हो। अगर तो कंपनी नहीं दे पा रही तो तुम पर्सनली लायबल हो उसके लिए। क्यों? क्योंकि तुम लॉ के अगेंस्ट जाके ऑपरेशन कर रहे हो, सही है। अगर तुम विद इन लॉ करोगे तो लॉ की नजर में फिर तुम कंपनी हो, तुम्हारी लिमिटेड लायबिलिटी है। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था डायरेक्टर्स के लिए भी कि अगर तुम लॉ के दायरे में काम करोगे तो लायबिलिटी होगी तो कंपनी की जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं है। जहां तुमने लॉ तोड़ा, कोई लायबिलिटी हुई तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, पढ़ा था हमने। इसी तरह कह रहा है 180 दिन तक का कानून है, अलाउड है, उस दौरान में कुछ नहीं कह रहा। जहां लॉ टूट गया, ब्रीच हो गया, अब तुम तब भी लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो, ऑपरेशन चला रहे हो, तो अब तुम पर्सनली लायबल हो गए हो। हाँ, लेकिन वो हो जाता है नॉर्मली। सिंगल मेंबर है, मर गया बेचारा, अब वो अलग केस उसने चला दिया है, अब कोर्ट की तरफ से डिले हो रहा है, सही है, वो एक अलग उसका तो, क्योंकि मिनिमम एक ही बंदा चाहिए होता है। अब वो टेक्निकली कम नहीं हुआ है क्योंकि जो नॉमिनी होता है ना वो एज अ ट्रस्टी काम कर रहा होता है, तो टेक्निकली सिंगल मेंबर उधर है अभी, फिर वो उसको रिप्लेस कर देता है। तो वो उनको बोलेंगे ना कि भाई आप जो है मेंबर रखो, सही है, मेंबर रखो, वरना फिर आगे कोई भी पनिशमेंट दे सकता है एससीसीपी, ठीक है। वो चला गया ना, उसके लिए एक और कहानी है, सही है। अब तुम कह रहे हो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अच्छा सवाल है कि अब उस केस के अंदर वो मेंबर चला गया पुराना, क्या मैं उससे पैसे ला सकता हूँ? वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि 1 साल तक वो लायबल होता है देने के, ठीक है, कि जाने के बाद 1 साल तक, लेकिन किस लायबिलिटी के लिए होता है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, सही है। अभी वो पढ़ाऊंगा तो बहुत मिक्स हो जाएगा, अभी इतना रखो कि भाई मे बी सूड देयर फॉर विदाउट ज्वाइंटर इन द सूड ऑफ एनी अदर मेंबर, कह रहा है इसको अलग भी ले जा सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि ए और बी को दोनों साथ में करूँ, ठीक है, सही है भाई। कम से कम मेंबर अगर नहीं हुए 180 दिन तक तो क्या होगा, इसके ऊपर हम क्लियर हैं? क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं सर। तीसरा टॉपिक अपना अथॉरिटीज, ऑफिशियल्स एंड रेजोल्यूशन। इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, जल्दी खत्म हो जाएगा। टाइम क्या हो रहा है? हमारी क्लास कब तक है? 4:30 तक क्लास है। ये खत्म करेंगे, ऑफ कर देंगे भाई, सही है। मैंने तो 1.25 घंटे की बोली थी, मुझे 1.5 घंटे की दी भाई, इन्होंने लगाई है, पता नहीं क्यों लगाई है। मेरे ख्याल से उस्ताद जो है वो पहुंच नहीं पा रहे होंगे, उन्होंने आगे करवा दी होगी ताकि 4:30 तक मैं पहुंच जाऊं ऑफिस से, गैप नहीं आए बच्चों का, सही है भाई। अच्छा भाई, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? कमीशन, ठीक है। कमीशन क्या होता है, एससीसीपी, उसकी डेफिनेशन है, उसकी कुछ पावर्स हैं। रजिस्ट्रार कौन होता है ये देखेंगे भाई। फिर मैं देखूंगा ऑफिशियल्स इन ए कंपनी, इसके अंदर एक दो जार्गन्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम। फिर मेरे पास आ जाएगा वोटिंग राइट्स, के वोटिंग राइट्स क्या होते हैं। आखिरी चीज हो जाएगा टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन, इसको हम इंट्रोडक्टरी क्लास में डिस्कस कर चुके थे, आज इसकी ऑफिशियल जो लॉ के डेफिनेशन है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है भाई। कमीशन, हाँ, लग रहा है मुझे 4:30 होने जाए। क्या करोगे, बोर हो गए रोजे में, कुछ है भी नहीं करने के। चलो भाई, कमीशन कहता है द कमीशन मींस द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सही है, तो कह रहे हैं जहां जहां मैं कमीशन यूज करूंगा ना, तो उसका मतलब है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान
constituted under section 3 of the Securities and Exchange Commission of Pakistan Act 1997। ठीक है, SECP Act 1997 के तहत एक इदारा वजूद में आया जिसका नाम है SECP, शॉर्ट फॉर्म में कमीशन, बड़े सी के साथ। ठीक है, बड़े सी के साथ। फिर मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है कि ये 1997 में वजूद में आया। ऑपरेशनल कब हुआ? 1 जनवरी को 1999 में। सही है, 1997 में हमने लॉ बना दिया, हमने कहा कि भाई ये करना है। ठीक है, वजूद में आया हमारे पास 1999 को। तो तब तक क्या चल रहा था? सही है, तब तक क्या चल रहा था? कोई कानून था कि नहीं था? कानून तो होगा ना। रिप्लेस किया इसने फॉर्मर कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी। SECP से पहले मेरे पास ये काम करती थी मुल्क में, कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी। इस अथॉरिटी को रिप्लेस किया SECP ने। सही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये कभी पेपर में नहीं आया, शायद कोई बहुत ही पुराने पास पेपर में उसने पूछा हो कि कमीशन की पावर्स बता दो। ठीक है, अब लेकिन ये ऐसा सवाल है जो तुम्हें याद करने की नीड नहीं है। हम जब पूरा कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी कमीशन की पावर्स पढ़ेंगे। कमीशन के पास पावर है कि तुम ये कर ले, ये काम कर ले, अगर आप लोग इतने दिन में नहीं करोगे तो कमीशन ये कर लेगा। वो सारी पावर्स हैं, तो आप वहां से निकाल निकाल के अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए तो वहां लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा ऑफिस कहाँ कहाँ है भाई SECP के? SECP का ऑफिस है, हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में। ठीक है, इस्लामाबाद में हेड ऑफिस है। फिर रीजनल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस हेड ऑफिस के नीचे आता है रीजन का। ठीक है, वो एक इस्लामाबाद में भी है और 4 सूबों के कैपिटल्स में भी है। तो कौन कौन से हो गए? इस्लामाबाद में तो 4 सूबों का कैपिटल कौन हो गया? सिंध का हो गया कराची, पेशावर का हो गया, सॉरी KP का हो गया पेशावर, और मेरे पास बलोचिस्तान में हो गया कोयटा। ठीक है, और चौथा सूबा कौन सा है हमारा? हाँ, पंजाब का कौन है भाई? लाहौर। लाहौर, सही है। तो मेरे पास 4 ये ऑफिस हो गए और एक इस्लामाबाद हो गया। ठीक है, 5 मेरे पास रीजनल ऑफिस हो गए, एक मेरे पास हो गया हेड ऑफिस, 6 हो गए। इसके अलावा सर 3 और बड़े शहरों में रीजनल ऑफिस हैं, एक मुल्तान, फैसलाबाद और सक्खर में। सही है, तो SECP के ऑफिस कहाँ कहाँ है भाई? एक हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, 5 रीजनल ऑफिस हैं, एक इस्लामाबाद और 4 सूबों के कैपिटल में, और 3 रीजनल ऑफिस मेजर सिटीज में, मुल्तान, फैसलाबाद और सक्कर। ठीक है भाई, क्लियर है यार? आज तक ये आया नहीं है क्योंकि बीकॉम का पेपर नहीं है, टेक्निकलिटी पूछता है ICAP का, ये फजूल चीजें पूछता नहीं है। हाँ, MCQs में भी नहीं आया कभी, लेकिन आ भी जाए तो कोई बात नहीं है क्योंकि कोर्स में है। ठीक है, बस वो टेक्निकलिटी लेवल को अपने मेंटेन रखने के लिए वो ये फजूल चीजें नहीं पूछता। पावर्स एंड ड्यूटीज के भाई, अब इसकी पावर्स एंड ड्यूटीज होती क्या है? कहता है शल एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शन एज आर कन्फर्ड ऑन इट बाय और अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। इसने कोई लिस्ट नहीं दी आपको कि कमीशन ये कर सकता है, कमीशन ये कर सकता है। इसने कहा कि उसके पास वो सारी पावर्स हैं जो कंपनीज एक्ट ने इसको दी हैं। अब वो कौन कौन सी पावर्स हैं? जैसे कि मैंने कहा, थ्रू आउट द कोर्स आप पढ़ रहे होगे कि अगर ये काम इतने दिनों में नहीं किया तो कमीशन ये कर लेगा, ये कर लेगा यहाँ। सही है, ये डॉक्यूमेंट मंगा लेगा, मीटिंग नहीं की तो वो हेल्ड करवा देगा। सही है, तो अगर पेपर में सवाल आ जाए तो आप वहां से उठा के लिख सकते हो। सही है, इसने इधर जनरल बात की, इसने कहा जो कंपनीज एक्ट ने पावर्स दे दी हैं इसको सारी। फिर कहता है पावर्स बाय द कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट ने दी हैं वो एडिशनल हैं। असली पावर्स कौन सी हैं? जो अपने एक्ट ने इसको दी हुई है, SECP एक्ट 1997, जिससे ये फॉर्म हुआ था। सही है, तो 2 कानून के तहत इसके पास पावर्स हैं, एक कंपनीज एक्ट ने दी हुई है और इसका जो अपना एक्ट है SECP एक्ट 1997, ये इसकी पावर्स हैं। फिर मेरे कहता है ये भाई हैज गॉट पावर्स टू रेगुलेट ऑल द कंपनीज, वो इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंकिंग हो या अदर सेक्टर हो, सबको रेगुलेट करता है SECP। भाई यहां तक हम क्लियर हैं? छोटा सा टॉपिक है, चलें जी। फिर हाँ, उस दिन हमने पब्लिक सेक्टर की डेफिनेशन में पढ़ा था ना, उसके अंदर वो डायरेक्टर लगाता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, सबको रेगुलेट कर रहा होता है। अच्छा भाई, फेडरल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू वेस्ट इट्स पावर टू SECP टू एक्सटेंड एज इट थिंक फिट। ठीक है,
कह रहा है कि भाई अगर कोई ऐसी पावर है जो रह गई हो लेकिन फेडरल गवर्नमेंट कुछ स्पेशल पर्पस के लिए एक्स्ट्रा पावर्स भी उसको दे सकती है। ठीक है भाई। अच्छा जी, कमीशन के बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है रजिस्ट्रार का। रजिस्ट्रार कौन होता है भाई? जैसे एफबीआर का एक कमिश्नर होता है, ठीक है, एफबीआर का कमिश्नर होता है ना, नोटिस भेज रहा होता है कि भाई ये टैक्स दो, सही है, तुम ये नॉन कंप्लायंस कर रहे हो और टैक्स दो। हम ऑडिट पे जाते हैं तो कंपनीज के पास टैक्स के केसेस भी होते हैं, बहुत तरह के नोटिस आए हुए होते हैं, उनको पैसे मांग रहे होते हैं, 2 मिलियन 3 मिलियन दे दो, इस मद में दे दो, ये तुमने नॉन कंप्लायंस किए, सही है। इसी तरह कंपनीज का जो कमिश्नर है वो समझो रजिस्ट्रार है। अब ये क्या करता है कि भाई डेली रूटीन के कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है जो उसके पास मुझे सबमिट करानी होती है, कुछ अप्रूवल्स चाहिए होते हैं डेली बेसिस पे या रूटीन बेसिस पे, ठीक है, तो ये सारी चीजें वो कर रहा होता है। अब ये कह रहा है कि भाई होता कौन है ये? लॉ की नजर में डेफिनेशन है, इसने कोई डेफिनेशन नहीं दी रजिस्ट्रार की, इसने क्या किया, कुछ डेजिग्नेशंस बता दी, ठीक है, उसने डेजिग्नेशन बता दिए। उसने कहा कोई भी बंदा जो रजिस्ट्रार के तौर पे काम कर रहा है उसको मैं रजिस्ट्रार मानता हूँ, ठीक है, कोई भी बंदा जो रजिस्ट्रार के तौर पे काम कर रहा है मैं उसको रजिस्ट्रार मान रहा हूँ। सर ये कहता है कि रजिस्ट्रार मीन्स अ रजिस्ट्रार, ठीक है, रजिस्ट्रार मीन्स अ रजिस्ट्रार। और भाई एन एडिशनल रजिस्ट्रार, जैसे कमिश्नर होता है एडिशनल कमिश्नर होता है, सही है, सारे डेजिग्नेशन है ना। फिर एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, फिर अ जॉइंट रजिस्ट्रार, अ डेप्यूटी रजिस्ट्रार, एन असिस्टेंट रजिस्ट्रार, और सच अदर ऑफिसर, और सच अदर ऑफिसर एज मे बी डेजिग्नेटेड बाय द कमीशन, ठीक है, बोल रहा है और भी हो सकते हैं। काम कौन सा कर रहा वो? परफॉर्मिंग द ड्यूटीज एंड फंक्शन अंडर द कंपनीज एक्ट 2017, ठीक है, तो वो मेरे पास कौन हो जाएगा भाई? रजिस्ट्रार हो जाएगा। सही है भाई, सिंपल सी डेफिनेशन है। इसकी पावर्स और ड्यूटीज क्या होती हैं? जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया, द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द रजिस्ट्रार स्टार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज, सही है, जब हम सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है जो रजिस्टर करवाने जाते हैं रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, तो वहां से इसका काम और ड्यूटीज शुरू होती हैं। टू रिसीविंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स, सही है, वहां से शुरू होती है, और जब ऑपरेशन चल रहे होते हैं तो मैं डेली बेसिस पे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मांग रहा होता है, ठीक है, ये पास कर लिया भाई, ये इसकी कॉपी रजिस्ट्रार के पास जमा करा दो, फलान चीज हो गई है इसकी कॉपी जमा करा दो, सही, डेली बेसिस पे इंटरेक्शन रहता है कंपनीज का। which the companies are required to submit to the authorities under the Companies Act 2017, सही है, ये इसकी पावर्स हैं। फिर कहता है कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस। भाई कंपनी ने कोई लोन लिया हुआ है कुछ गिरवी रख के ना, मॉर्गेज या चार्ज किया होता है, चैप्टर 7 है आपका ये, ठीक है, तो क्या करते हैं हम वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाते हैं कि हमने ये मॉर्गेज किया है, फिर उसकी सेटिस्फेक्शन भी रजिस्टर करवाते हैं कि भाई ये मॉर्गेज था अब खत्म हो गया है इसको रिकॉर्ड कर लो, सही है, वो कंफर्म करता है सामने वाली पार्टी से, खत्म हो जाता है तो अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लेता है कि मॉर्गेज खत्म हो गया है, ठीक है। फिर और क्या करता है, ऑल्सो कीप्स ट्रैक ऑफ कंपनीज रूटीन डॉक्यूमेंट beside his powers to call the officers of the company including directors for information and explanation, ठीक है, बोले रूटीन ऑपरेशन में इसके पास पावर्स हैं, किसी को भी बुला सकता है, कंपनी के किसी ऑफिसर को बुला सकता है, इनफैक्ट डायरेक्टर को भी बुला सकता है और किसी चीज के ऊपर एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। समझ आ रहा है यहां तक? He is also empowered to inspect the book and record of the company, सही है, रजिस्ट्रार के पास पावर है कि कंपनी के बुक्स को भी इंस्पेक्ट कर सकता है, और सिर्फ इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, सीज भी कर सकता है अगर उसको लगता है कि लॉ की कंप्लायंस के लिए ये जरूरी हो गया है, कोई मसला है, ठीक है, कोई मसला है, भाई किसी एजेंसी को रिकॉर्ड सीज करवाना है, ठीक है, रजिस्ट्रार के थ्रू करवा देगा कि भाई इधर हमें थोड़ा घपला लग रहा है, इसके रिकॉर्ड सीज करवाएं, हमें चाहिए, ठीक है, तो रजिस्ट्रार के पास रिकॉर्ड सीज करने की भी पावर होती है। सर अथॉरिटीज में हमने पढ़ा कमीशन, सही है, ऑफिशियल में हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑफिशियल हमारे पास आ जाएंगे, ऑफिशियल हमारे पास आ जाएगा एक ऑफिसर। ऑफिसर कौन होता है भाई कंपनी का? कंपनी का ऑफिसर कौन होता है? ये बेसिक बेसिक डेफिनेशन है, ये कभी पेपर में टेस्ट नहीं हुआ कॉन्सेप्ट, सही है,
इंक्लूड्स एनी डायरेक्टर, कह रहे हैं अगर आप डायरेक्टर हो तो लॉ की नजर में आप ऑफिसर हो, चीफ एग्जीक्यूटिव हो तो आप ऑफिसर हो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो, सीएफओ हो तो आप ऑफिसर हो, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आप जाओगे आप सीएफओ बनते हो, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी भी बन सकते हो अगर आपने साथ में लॉ के ऊपर थोड़ी ग्रिप ज्यादा रखी हुई है, और अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। बोर्ड, बोर्ड क्या होता है भाई? इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लॉ कह रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैं क्या कह रहा हूँ? बोर्ड, एक लफ्ज, सही है, बोर्ड, बोर्ड मीटिंग। अब बार बार वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कह रहा, बोर्ड, सही है। क्लियर है भाई? चिल्लट चिल्लट सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी निकालता है। वोटिंग राइट्स, सेकंड लास्ट है। वोटिंग राइट क्या होता है मेरे पास? भाई वोट चाहिए क्यों होता है, पहले तो ये बताओ। मीटिंग्स होती है कंपनी की, डिसीजन मेकिंग होती है, वो वोटिंग की बेसिस पे होती है, ठीक है। अब वो राइट कैसे आता है? वोटिंग राइट होता क्या है? कह रहा है वोटिंग राइट मीन द राइट ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी टू वोट ऑन एनी मैटर इन अ मीटिंग ऑफ द कंपनी, सही है। वोटिंग राइट क्या होता है? टू वोट, सही है। कोई मेरे पास डिसीजन मेकिंग के लिए वोटिंग, सही है, मेरा राइट है। कैसे हो सकती है? इधर प्रेजेंट इन पर्सन, या तो मैं खुद जाके वोट करूं, सही है, मीटिंग में मैं खुद जाके वोट करूं, और थ्रू वीडियो लिंक, मैं वीडियो लिंक में जाके वोट करूं, ठीक है। और बाय प्रॉक्सी, कि मैं नहीं जा रहा, दूसरा मेंबर जा रहा है, मैं उसको बोलूं, यूनिवर्सिटी में जैसे बोलते हैं ना, एक नहीं जा रहा होता, मेरी प्रॉक्सी लगा देना, ठीक है। इसने अपने वोटिंग राइट दूसरे बंदे को दिए, उसने बोला मेरी जगह जाके ना, मेरी जगह जाके वोट कर देना, सही है। वो बंदा खुद नहीं जा पा रहा, वो दूसरे को भेज रहा है अपनी जगह, तो ये क्या कर सकते हैं? अलाउड होता है, बिल्कुल सर कर सकते हैं। बस एक प्रोसीजर होता है छोटा सा, एक प्रॉक्सी फॉर्म भरना होता है कंपनी ने, उस बंदे ने, ठीक है। वो विद इन स्पेसिफाइड टाइम जो है प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट कराना होता है, तो आप किसी और को भेज सकते हो, ठीक है, अपनी जगह वोट कराने के लिए। और बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट, कि आप बैलेटिंग के थ्रू वोट कर रहे हो, सही है। तो सर वोटिंग राइट क्या होता है? सिंपल सी डेफिनेशन है कि मैं अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करता हूँ मीटिंग में, ठीक है। और कैसे करता हूँ मैं? खुद भी कर सकता हूँ, वीडियो लिंक के थ्रू कर सकता हूँ, मैं प्रॉक्सी लगा सकता हूँ, या फिर मैं पोस्टल बैलेट से कर सकता हूँ। प्रोवाइडेड दैट अटेंडिंग ऑफ मीटिंग थ्रू वीडियो लिंक shall be subject to such facility arranged by the company and in the manner as may be specified as save as otherwise provided in that। वीडियो लिंक फैसिलिटी के लिए ना कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, सही है। तो कह रहा है अगर वो पूरी हो रही है, ठीक है, तो वो आप उसको करवा दो। अब जब मीटिंग का चैप्टर आएगा, वीडियो लिंक फैसिलिटी ऐसे ही नहीं कोई हर कोई मांग सकता, इसकी कुछ कंडीशन होती हैं, वो पूरी होंगी तो आपको मिल जाएंगी। और ये फैसिलिटी कंपनी अरेंज कराती है एक जगह पे उस शहर में, फिर आप वहां आ जाते हो वीडियो लिंक वाले, ठीक है। क्लियर है भाई वोटिंग राइट्स के ऊपर? आसान सी डेफिनेशन है, अभी ये भी कभी नहीं पूछी है उसने। अच्छा भाई आखिरी चीज पे आ गए, टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन हमने कहा था एक मेरे पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होती है, जिसको पास करने के लिए मुझे सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, दैट इज सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? अगर 10 लोग हैं तो 6 मेरी सिंपल है, 50 से ज्यादा, ठीक है। 51% नहीं, 50 से ज्यादा। सही है भाई। Ordinary resolution means a resolution passed by a simple majority of such members of the company entitled to vote, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है उन मेंबर्स की जिनको वोटिंग का हक हासिल है। वोटिंग का हक हासिल होगा, मेरे शेयर्स खरीद लो, उससे आ जाएंगे वोटिंग राइट्स, ठीक है। अब वो कैसे हो सकते हैं? अभी जैसे हमने वोटिंग राइट की डेफिनेशन में पढ़ा, एज आर प्रेजेंट इन पर्सन, पर्सन इन पर्सन भी जा सकते हैं, बाय प्रॉक्सी, और एक्सरसाइज द ऑप्शन टू वोट थ्रू पोस्टल बैलेट एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल, और एज मे बी स्पेसिफाइड एट अ जनरल मीटिंग, ठीक है, और एज मे बी स्पेसिफाइड इन अ जनरल मीटिंग, ठीक है जी। तो सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होती है? सादा अल्फाज में बोलूं तो जिसके लिए मुझे सिंपल मेजोरिटी चाहिए, सही है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए उन मेंबर्स की जिनको वोटिंग का हक हासिल है, ठीक है। उन मेंबर्स को जिनको वोटिंग का हक हासिल है उनकी सिंपल मेजोरिटी मुझे चाहिए। अच्छा भाई स्पेशल रेजोल्यूशन,
सेम डेफिनेशन, थोड़ा सा फर्क होगा बस, सही है। यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, सही है, नॉट लेस देन 3/4 जिसको मैं कहता हूँ। पेन, special resolution means a resolution which has been passed by a majority of not less than 3/4 of such member of the company entitled to vote। सही है, वहां पे सिंपल था, सिंपल मेजोरिटी का वर्ड रिप्लेस हुआ किससे, 3/4, सही है। नॉट लेस देन 3/4 मतलब 3/4 75% या उससे ज्यादा। अब कौन से हैं भाई मेंबर, एज आर प्रेजेंट, वही वाली बात है, इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी और थ्रू पोस्टल बैलेट। ठीक है भाई, कहाँ पे, एट अ जनरल मीटिंग। ये डेफिनेशन सेम हो गई यहाँ तक, डेफिनेशन सेम हो गई यहाँ तक, सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है, सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है, 3/4 और सिंपल मेजोरिटी। अभी मैं आगे आता हूँ, कह रहा है एट अ जनरल मीटिंग, एट अ जनरल मीटिंग ऑफ विच not less than 21 days notice specifying the intention to propose the resolution as a special resolution has been duly given। ठीक है, ये नोटिस रेजोल्यूशन का नहीं है, नोटिस मीटिंग का है, ये मीटिंग के साथ जुड़ी हुई है लाइन, सही है। जनरल मीटिंग का नोटिस 21 दिन पहले जाता है, सही है। वो कह रहा है कि भाई स्पेशल रेजोल्यूशन वो रेजोल्यूशन है जिसमें कम से कम 75% या उससे ज्यादा चाहिए होता है उसको पास कराने के लिए। मेंबर्स कर सकते हैं जिनके पास वोटिंग का हक है, वो इन पर्सन भी आ सकते हैं और जो है पोस्टल बैलेट से भी कर सकते हैं, प्रॉक्सी भी लगा सकते हैं, लेकिन कहाँ पे, जनरल मीटिंग में। ठीक है, जनरल मीटिंग में। कौन सी मीटिंग, जिस मीटिंग का नोटिस 21 दिन पहले दे दिया था इस इंटेंशन के साथ कि भाई हम रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं। जब मीटिंग का नोटिस जाता है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें साथ में जाती हैं, ये रेजोल्यूशन की भी उसमें कॉपी लगी हुई होती है कि 21 दिन पहले आप देख लो और इसको मीटिंग में हम पास कर लेंगे। ठीक है, अच्छा एक लाइन फिर आखिर में आती है 21 दिन के लिए, कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ all the members entitled to attend and vote at any such meeting so agree, a resolution may be proposed and passed as a special resolution at a meeting of which less than 21 days notice has been given। कह रहा है कि जब जो वोट कर रहे हैं वो सब राजी हैं, उनको 21 दिन से कम के नोटिस पे मसला नहीं है, तो लॉ कह रहा है मुझे भी मसला नहीं। आम हालात में लॉ ने कहा है कि कम से कम 21 दिन पहले नोटिस जरूर जाना चाहिए मीटिंग का। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि 21 दिन का टाइम नहीं है, तुम्हें कोई जरूरी चीज डिस्कस करनी है और सारे मेंबर्स का मसला भी नहीं है 21 दिन से कम के नोटिस पे, तो कह रहा है मुझे भी नहीं है, फिर तुम 21 दिन के कम नोटिस पे भी बुला सकते हो। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, ऑल द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट सो अग्री। सही है, ये सब अग्री कर रहे हैं, फिर कर सकते हो आप ये काम। कोई सवाल आ रहा है जहन में, ऐसा लग रहा है मुझे, सही है, क्लियर है। अच्छा भाई एक पास पेपर का सवाल है, बहुत ही आसान सा, स्प्रिंग 2015 4 नंबर की डेफिनेशन पूछी है स्पेशल रेजोल्यूशन की। तो ये हमें क्या याद है, स्पेशल रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन व्हिच हैज बीन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ not less than 3/4 of such member, सही है, entitled to vote as are present in person or through proxy or postal ballot at a general meeting of which not less than 21 days notice has been duly given। सही है, फिर provided that if all the members entitled to attend, ठीक है, so agree, तो meeting can be called लेस देन 21 डेज नोटिस पे। सही है, ये डेफिनेशन आपने चिपका देनी है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, 4 नंबर आपके हो गए। सही है, अच्छा भाई इसके ऊपर एग्जामिनर की लब कुशाई देखते हैं क्या किए। कंपनीज ऑर्डिनेंस का इस पे रेफरेंस दिया हुआ है क्योंकि 2018 से पहले का सवाल है। while explaining special resolution as provided under section 2 of subsection 33 of the company's ordinance 1984, many candidates fail to mention that if all the members entitled to vote and attend at any such meeting so agree, a resolution may be proposed and passed as a special resolution at a meeting of which less than 21 days notice has been given। ठीक है, ये आखिरी वाली जो डब्बा था हमारा, बहुत सारे बच्चों ने ये मिस कर दिया था। Few candidates also unnecessarily wasted their precious time in narrating various decisions which require passing of a special resolution।
हमने कहा था ना कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन, कुछ जनरल बिजनेस होते हैं जिनके लिए, सही है, मीटिंग के चैप्टर में आता है वो डिटेल में बिजनेस, सही है। तो बच्चों उसको वहां ले गए, बोल रहे जरूरत ही नहीं थी, बीकॉम का पेपर नहीं है कि तुम पर्चे भर के आओगे मैं तुम्हें नंबर दे दूंगा, सही है जी। सर रेजोल्यूशन हमने देख तो ली, होती कैसी है थोड़ा सा देख लें प्रैक्टिकल लाइफ की। दिखती कैसी है स्पेसिमेन देख लें, कि अगर उसके दिल में ऐसा आ जाए कभी कि बोल दे कि भाई ये मैटर है, रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करके दो। जिस तरह का पेपर आ रहा है कोई वईद नहीं है, तो हम थोड़ा सा देख के चले जाते हैं ताकि जहां पे बाकी लोग फंसे हमें वो चीज आती हो, ठीक है भाई। पास गला गया यार मेरा आज। पास्ड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर ऑफ भवानी एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, सही है, ये कंपनी है। अच्छा भाई देखो ये क्या है, ये टाइप ऑफ मीटिंग है। जनरल मीटिंग ना मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी हो सकती है, एनुअल जनरल मीटिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है पास्ड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईओजीएम में पास है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ ईओजीएम, ठीक है। पास्ड इन ईओजीएम ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द भवानी एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड was held on the June 2, 2020 at 11:30 a.m. at the registered office of the company at खसरा नंबर ये फला फला हाईवे, सही है। ये एड्रेस आ गया। तो कहने का मकसद ये शुरू कैसे हो रहा है कि कौन सी मीटिंग में पास हुआ है, ठीक है, कंपनी का नाम आ रहा है, टाइम आ रहा है और जगह आ रही है जहां पे वो, सही है। शुरू होगी यहाँ से, सिनेरियो के अंदर आपको ये चीज गिवन होगी पेपर के अंदर। अब मसला क्या होगा, रिजॉल्व दैट के बाद आएगा मसला, जिस मसले के ऊपर रेजोल्यूशन पास हो रही है। रिजॉल्व दैट मेरे पास कैपिटल में आएगा, ये देख रहे हो, ये पूरा मेरे पास कैपिटल में था शुरू में, ये लफ्ज रिजॉल्व दैट, हर रेजोल्यूशन इस लफ्ज से शुरू होती है, रिजॉल्व दैट, सही है। फिर मेरे पास कंपनीज एक्ट के सेक्शन का रेफरेंस दे रहा है, आप लोगों को पेपर में ये रेफरेंस देने की नीड नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो आपसे रेफरेंस एक्सपेक्ट नहीं करता, आप डायरेक्ट मसला बता दोगे। क्योंकि रिजॉल्व दैट एज पर द कंपनीज एक्ट या अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ, आप ये लिख दोगे तो भी इक्विवेलेंट चल जाएगा, ठीक है। द शेयर होल्डर बी एंड हेयर बाय ऑथराइज द डायरेक्टर ऑफ भवानी एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड टू सेल द लैंड building and plant machinery along with the auxiliary machinery parts to repay company's outstanding loans to the banks and other liabilities and amounts due to director, सही है। इनके जो शेयर होल्डर हैं इनको इजाजत दे रहे हैं कि भाई आप कंपनी की प्रॉपर्टी बेच के लोन चुका दो, ठीक है। अब वो डायरेक्टर खुद नहीं कर सकते, ये हम आगे चल के मीटिंग और डायरेक्टर्स के चैप्टर में पढ़ेंगे कि उनको रेजोल्यूशन पास करानी होती है, सही है। तो इसलिए रेजोल्यूशन पास हो रही है, ये वाला डब्बा आप छोड़ दें, सही है, पेपर में बस आप फिर जो भी चेयरमैन होगा उसके साइन आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर पेपर में रेजोल्यूशन ड्राफ्ट कराए, सही है, पहले आपने लिखना है कौन सी मीटिंग है, सिनेरियो में बताएगा कि एनुअल जनरल मीटिंग है या ईओजीएम है, मोस्ट प्रोबेबली ईओजीएम ही होगी, ठीक है, ईओजीएम। फिर आपने बताना है कि कौन सी कंपनी है, कितने बजे हुई है, किस टाइम हुई है और एड्रेस क्या है। रिजॉल्व दैट से मैं शुरू करूंगा, फिर मैं लिखूंगा अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन का रेफरेंस मैं नहीं दे रहा, मुझे नहीं याद, ठीक है, और मैं मांगता भी नहीं है। और हम बोल रहे हैं कि द शेयर होल्डर हेयर बाय जो है ऑथराइज द डायरेक्टर फॉर द फला फला काम जो भी हो रहा है उस सिनेरियो में हो रहा होगा, ठीक है। पेपर के अंदर ये अगर वो रेजोल्यूशन पूछेगा तो 4 नंबर की पूछेगा, ड्राफ्ट करवाएगा तो शायद 5-6 नंबर के लिए भी ड्राफ्ट करा दे, सही है, क्योंकि वो अभी जैसे हमने देखा वो डेफिनेशन होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन आई थी तो 2-3 नंबर की, सही है, लेकिन 10 नंबर का सवाल चिपका दिया सिनेरियो बेस उसमें, सही है जी। तो सर एक सवाल है, शेयर होल्डर्स ऑफ अनाया लिमिटेड इज in an extraordinary general meeting held on 24th April 2021 at 2 p.m. authorized its directors through a special resolution to dispose of one of its subsidiary company Sharma Limited, सही है, इधर एक लाइन ऐड कर दो, टू रीपे इट्स डेट्स, ठीक है।
हाँ यार, ये पिछले साल से सही नहीं कर सकूंगा मैं। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अनाया लिमिटेड इज सिचुएटेड एट वेब स्ट्रीट गार्डन ईस्ट कराची। ठीक है भाई, अब लिखो भाई, ड्राफ्ट द रेजोल्यूशन ऑफ द ऑन द अबव मैटर। करो भाई ड्राफ्ट, शाबाश, सब करेंगे। अभी 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 ड्राफ्ट कर रहे हैं, आखिरी सवाल है, इसके बाद क्लास ऑफ, क्लास ऑफ। तो यार तुम लोग तो कोई बिल्कुल राजी नहीं हो पढ़ने के। टाइम क्या हो रहा है? 4:15 हो रहे हैं। चलो भाई यार, ये सवाल, एक डोरेमोन वाला सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है, और एक ये सवाल करेंगे। चलें भाई, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ये सारे लाश बन गए यहाँ पर।